तो आज की इस वीडियो में हम निपटाने वाले हैं बीटेक आरजीपीवी के सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिट फर्स्ट का ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर्स और दूसरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो बीसीई की जो फर्स्ट यूनिट है वो कुछ लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं वो किसी एक स्पेसिफिक बुक में आपको नहीं मिलेंगे, और अगर आपको किसी बुक में सारे टॉपिक्स मिल भी जाते हैं तो वो अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर्स में होंगे। मेरे साथ भी ये समस्या आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो इस वीडियो में अपन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, रजिस्टर, आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी, सब कुछ। तो ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम के पहले देख लेते हो तो कम से कम पास होने की गारंटी तो मैं दे ही देता हूँ, अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो। तो वीडियो को अपन छोटा ही रखेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। अब मेरे नोट्स में ये समस्या हो सकती है कि राइटिंग कुछ लोगों को समझ में ना आए। अब राइटिंग का ऐसा है कि जिन लोगों का दिमाग तेज चलता है ना, उनकी राइटिंग ख़राब भी होती है। फैक्ट्स है, खैर जो भी है। तो समझ तो आ ही जाएगी, है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे पढ़ूँगा, अगर आप चाहो तो आप खुद के नोट्स बना लेना। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पेज बाय पेज एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी दे दूँगा। तो उन नोट्स की हेल्प से आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हो, या तो वीडियो पे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ मशीन और टूल दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय एक्सेप्टिंग डेटा, परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डेटा एंड प्रेजेंटिंग रिजल्ट ऑफ दोज डेटा। समझ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है। बेसिकली इट इज़ क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन लॉजिक एंड यूजेस। ऐसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स है, पर अपन अभी थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं, बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो बुक के हिसाब से और जो आपको पेपर में लिखना होता है उसके हिसाब से कंप्यूटर के 2 टाइप है। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो एनालॉग डेटा पे वर्क करता है, इसलिए उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। मतलब अगर आपको वोल्टेज मेज़र करना है तो जो आपका मल्टीमीटर है वो एक तरीके से एनालॉग कंप्यूटर है। अगर आपके पास कार है तो कार में स्पीडोमीटर होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स आर हाई स्पीड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो जो अपन अभी यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। जिस कंप्यूटर पे आप वीडियो देख रहे हो वो खुद एक डिजिटल कंप्यूटर है। आपका जो फ़ोन है वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि जो वोल्टेज का लेवल है, या तो रेजिस्टेंस है या तो टेम्परेचर है, इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, उसको एनालाइज करके एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है। पर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो पूरी तरीके से बाइनरी पे वर्क करता है। बाइनरी का मतलब 1 और 0। अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा ईसी से है तो आपने हाई और लो स्टेट के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो इस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि 0 और 1 पे वर्क करता है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, ये तो आप मन से लिख सकते हो। खैर मैंने कुछ पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। एनालॉग सिग्नल इज़ कंटिन्यूस सिग्नल विच रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट। मतलब रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रही है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। अगर आपने PWM सिग्नल्स के बारे में सुना होगा तो आप समझ सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ता है। वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, 0, 1, हाई, लो। उसके बाद जो मेन चीज़ें आती है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है कि ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इनमें वोल्टेज ही एक्चुअली हाई और लो होता है, तो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। पर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो पावर लो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो सस्ते आते हैं, पर इनकी रिलायबिलिटी बहुत ही कम होती है। और डिजिटल कंप्यूटर महंगे आते हैं पर ये रिलायबल होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, और डिजिटल कंप्यूटर का तो मैंने बता ही दिया, PC, लैपटॉप, कैलकुलेटर, एक्सेट्रा। अब दूसरा टॉपिक जो अपने पास है वो है कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर जो है वो 2 चीज़ों से बना होता है। मतलब ऐसे तो पार्ट्स में बहुत सारे होते हैं, पर थ्योरेटिकली वो 2 चीज़ों से बना होता है। पहली चीज़ है हार्डवेयर और दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर वर्क करता है। द कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ फिजिकल इक्विपमेंट बट अ सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। जो भी आपके कंप्यूटर में पार्ट्स लगे हैं, जैसे कि CPU, रैम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर है। और उसके अंदर जो आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर चला रहे हो, जैसे कि मैक OS या लिनक्स या फिर विंडोज़, ये जो है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हार्डवेयर का एग्जांपल आपको दे ही दिया, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ भी है। इनपुट डिवाइसेस, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको आउटपुट मिलता है। इनपुट डिवाइसेस के बारे में दिया हुआ है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना। और अगर आप टॉपिक भी याद कर लेते हो तो आप मन से लिख सकते हो, तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है। उसके बाद सेकंड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम
सॉफ्टवेयर मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपका कंप्यूटर चल रहा है। अगर आपने कभी सुना होगा कि कंप्यूटर में विंडोज़ उड़ गई है तो आपका कंप्यूटर चलता है? नहीं चलता है ना, क्योंकि उसका सिस्टम ही नहीं है तो कंप्यूटर कैसे चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है फीचर्स आपके एक्चुअल सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए। जो आपका फाइल एक्सप्लोरर हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, डिवाइस मैनेजर हो गया और सेटिंग्स हो गई कुछ पीसीज में, तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप किसी यूटिलिटी के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो टाइप होता है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर मतलब कि जो आप जनरल यूसेज के लिए यूज करते हो, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर मतलब आपका MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ। आप अभी किसी मॉल में गए होगे तो मॉल के अंदर जो उनका सॉफ्टवेयर होता है थोड़ा अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे वो एक्सेल यूज कर रहे हो या फिर रेगुलर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, वो वहाँ पे खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो इसके लिए उसे कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद अपन आ जाते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स पे। ऐसा तो बहुत सारे यूजेस है कंप्यूटर के, पर थियोरेटिकली यहाँ पे 3 वेज है जिसके द्वारा कंप्यूटर अपन यूज करते हैं। सबसे पहला है डेटा प्रोसेसिंग। अपन कंप्यूटर को यूज करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, मतलब कि कैलकुलेशन करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, और बिजनेस में यूज होता है, और ATM वगैरह, ये तो आप मन से लिख सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंप्यूटर का अपन यूज करते हैं रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, और फैक्ट्री में जो भी ऑपरेशन होता है वो सारा अपन करते हैं कंप्यूटर से कंट्रोल। इसके लिए कंट्रोल डिजाइन एंड डेवलपमेंट। कंप्यूटर का यूज करके अपन डिजाइन करते हैं, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, AutoCAD वगैरह। 3D प्रिंटिंग होती है, इसलिए कंट्रोल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अपन आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म दीज 3 बेसिक टास्क्स। अब भाई जैसा मैंने कहा कि थियोरेटिकली अलग अलग चीजें होती है। थियोरेटिकली अपन देखें तो कंप्यूटर 3 प्रकार के काम करता है। सबसे पहला अरिथमेटिक फंक्शंस ऑन न्यूमेरिकल डेटा, मतलब कंप्यूटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइस मॉड्यूलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब तो करता ही है। उसके बाद टेस्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा, रिलेशनशिप। बिटवीन डेटा मतलब कि 1 2 से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो ये ऑपरेशन करो या फिर ये ऑपरेशन करो, मतलब इफ एल्स वाला। उसके बाद सॉर्टिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। सॉर्टिंग एंड रिट्रीविंग मतलब अपन ने एक लिस्ट डाल दी बच्चों की, कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन फेल हुआ है। अब पास फेल की बात करना नहीं चाहिए, एग्जाम की बात हो रही है, तो फिर भी एज एन एग्जाम्पल तो कंप्यूटर सॉर्ट कर सकता है। उसके बाद दिस स्किल्स आर रियली नो मोर देन पीपल कैन डू, बट कंप्यूटर्स कैन डू द टास्क इजीली। मतलब ये सारे काम तो ह्यूमंस भी कर सकते हैं, पर कंप्यूटर अपन क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटर अपन यूज़ करते हैं क्योंकि कंप्यूटर रिलायबल है, एक्यूरेट है और लेस रिसोर्स कंज्यूमिंग है। अगर आप किसी आदमी को बिठाओगे ये सब काम करने के लिए तो पहला तो पैसे बहुत लग जाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। कंप्यूटर से ये चीज़ आप बहुत जल्दी तरीके से कर सकते हो। इसके लिए कंप्यूटर्स आर फास्टर, एक्यूरेट एंड रिलायबल। ठीक है, तो उसके बाद अपन आ जाते हैं कि हाउ कंप्यूटर्स ऑपरेट। कंप्यूटर काम कैसे करता है। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले अपने को इनपुट देना होता है, फिर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, पर आपको जब एग्जाम में ये सब लिखना हो तो आपको इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। उसके बाद व्हाई समटाइम्स कंप्यूटर्स फेल। अब ये ऑप्शनल है, अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हो, वैसे तो ये नहीं आता है। सबसे पहले कि इनपुट एरर्स, कभी कभार अपन गलत इनपुट दे देते हैं तो कंप्यूटर में आउटपुट सही साट नहीं आता है। फिर एरर्स इन इंस्ट्रक्शन, अगर आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो आपका आउटपुट कैसे मिलेगा। उसके बाद द कम्युनिकेशन गैप, कोई फीचर आपको पता नहीं है कि कैसे वर्क कर रहा है और आप उसमें कुछ भी डाल रहे हो तो एरर आ सकता है। उसके बाद इम्प्रॉपर कंट्रोल्स, वही बात है कि अगर आपको चलाना ही नहीं आता फिर आप उसमें कुछ डाल दोगे तो एरर आना ही आना है। और लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज, ये इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर्स, ये सब तो अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर वगैरह वगैरह। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है कि बहुत महंगे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, और इनका जो मेन यूज है वो गवर्नमेंट्स करती है और बड़ी बड़ी MNCs करती है रिसर्च के लिए। जैसे अपने इंडिया में नासा के पास एक सुपर कंप्यूटर है, मतलब एक तो नहीं बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स है, और DRDO के पास भी कुछ सुपर कंप्यूटर्स है। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अपन सर्वर कहते हैं। जैसे आप यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब की जो वीडियोज है वो उसके सर्वर पे होती है और आपके पास वो पहुंच रही है, तो बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सारा काम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे होता है, जिसको अपन सर्वर्स कहते हैं या
फिर कहते हैं वर्क स्टेशन। सर्वर जो है वो सुपर कंप्यूटर से सस्ते आते हैं, पर सुपर कंप्यूटर जितने पावरफुल तो नहीं होते वो। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, छोटा होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, उसकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर कम होती है, पर इतना भी बुरा नहीं होता है। जो अपने रेगुलर कंप्यूटर होते हैं जो कि बिजनेसेस में यूज हो रहे हैं, ऑफिस में यूज हो रहे हैं, या जो कि आपके घर पे है, वो मिनी कंप्यूटर है, पीसी, लैपटॉप एक्सेट्रा। उसके बाद अपन आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, कीपैड फोन हो गया, ये सारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि थी 1951 से 1959। अब ये जो डेट्स है ये अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई है, तो आप इनको लिख सकते हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कहाँ तक चेक करेगा कि डेट आपकी सही है गलत है। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या है कि जिससे आपका बल्ब होता है उसी प्रकार से वैक्यूम ट्यूब होती है। अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े थे, पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और कोई डिजिटल इनपुट आउटपुट उसमें था नहीं। उसको प्रोग्राम करने के लिए अपन यूज़ करते थे पंच कार्ड्स का, मैग्नेटिक टेप का, और इसमें यूज होती थी असेंबली लैंग्वेज। इसका एक एग्जांपल है यूनिवैक 1। उसके बाद है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो 1959 से 1965 तक के थे। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइम तक ट्रांजिस्टर आ चुके थे। ट्रांजिस्टर क्या होता है कि एक चिप होती है 3 पिन, उससे पावर ऑन या ऑफ हो जाती है। मतलब कि जो आपका बाइनरी होता है ना 1 और 0, वो ट्रांजिस्टर पे बेसिक्स पे वर्क करता है। तो ये इसमें यूज़ होते थे ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक कोर स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क, और उस टाइम पे यूज़ होने लग गई थी बेसिक, कोबल और फोर्ट्रान। इसके एग्जांपल है हनीवेल 200। ठीक है, तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो थे 1965 से 1971 तक। उस टाइम तक आईसीज आ गई थी। आईसीज का यूज़ तो अभी भी अपने कंप्यूटर्स में होता है। इसमें इम्प्रूव्ड डिस्क स्पेस, मतलब जो डिस्क का साइज़ था वो बड़ा हो चुका था। कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो एज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आ गए थे, और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ होने लग गया था, जैसे कि आरपीजी एंड पास्कल। और इस टाइम तक मिनी कंप्यूटर्स आ चुके थे, जैसे कि IBM सिस्टम 360, और जो आपके कॉम्पैक्ट के पहले आते थे वो वाले कंप्यूटर्स। अब फोर्थ जनरेशन, मतलब कि 1971 से अभी तक अभी जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो अभी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटेशन में है। इसमें LSI और VLSI का यूज़ होता है। VLSI जो है एक सब्जेक्ट है ECE का। उसमें क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी चिप्स होती है उनका साइज़ रिड्यूस कैसे करें वो पढ़ाया जाता है। अब इसमें हार्ड डिस्क आ गई थी, इसमें SSD का यूज़ होने लग गया था, और माइक्रो कंप्यूटर्स इन्वेंट हो गए थे, और नई नई लैंग्वेजेस का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि C++, PHP, पाइथन, R, रस्ट, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML, टाइपस्क्रिप्ट, जो भी आप बोलोगे, जो भी अभी चल रही है वो सब कुछ फोर्थ जनरेशन के अंदर आता है। अब जो फिफ्थ जनरेशन है वो जब भी आएगी तो उसमें AI का यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि अभी अपन फिफ्थ जनरेशन में ही जी रहे हैं, क्योंकि अपने इसमें भी AI का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो इतना ही था। अब यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो आप मन से लिख सकते हो कि बिजनेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोडक्ट पे यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेंटल हेल्थ, मेडिकल हेल्थ, सिमुलेशन, जियोलॉजी, एजुकेशन, गवर्नमेंट, मिलिट्री पर्पसेस, ट्रैफिक कंट्रोल, लीगल सिस्टम, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, डाइनिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज़, ट्रैवल, टूरिज्म वगैरह वगैरह। अब इसमें डिसएडवांटेज भी पूछ सकते हैं, तो डिसएडवांटेज तो ऐसे कुछ है नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत दिखना तो पड़ता ही है। इसलिए डीह्यूमनाइजिंग, मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है तो ह्यूमंस की जॉब जा रही है, मास अनएम्प्लॉयमेंट, फिर क्रिएटिविटी कम हो रही है लोगों की, थ्रेट टू प्राइवेसी और हैकिंग, क्राइम वगैरह। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है। तो ये डायग्राम तो आपने देखा ही होगा कि डेटा इनपुट होता है, फिर वो CPU के अंदर प्रोसेस होता है, और फिर आपको आउटपुट मिलता है। CPU के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब ALU को आप सिंपल ALU का ब्लॉक बनाकर लिख सकते हो, पर रिकमेंड करा जाता है कि आप AU और LU को अलग अलग लिखें। अब वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। फिर होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको अपन कैश मेमोरी कहते हैं। अब ये जो अपनी बुक्स है उनमें बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखोगे तो प्राइमरी स्टोरेज में रैम रोम भी आता है, और प्राइमरी स्टोरेज में आपका जो कैश मेमोरी है जो CPU के अंदर होता है वो भी आता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ALU मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो भी आपके कैलकुलेशन होते हैं अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और लॉजिकल जो भी कैलकुलेशन है वो आपका सारा ALU के अंदर होता है। फिर आते हैं आपके रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है, जब आप ALU में कैलकुलेशन करते हो तो डेटा को
थोड़ी देर के लिए स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि किसी वेरिएबल की आपने वैल्यू डाली है तो उसको स्टोर आप कहाँ करोगे, वो स्टोर होता है ALU के रजिस्टर्स में। उसके बाद कंट्रोल यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने के काम में आती है। अब इसके अंदर यूज होता है क्लॉक टाइमिंग का। क्लॉक टाइमिंग मतलब जो आपकी घड़ी है वो कैसे चल रही है, घड़ी को आप पावर दे रहे हो और उसके अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि 1 मिनट में 60 बार ऑसिलेट करता है, तो ये उस घड़ी की फ्रीक्वेंसी हो गई। तो उसी प्रकार से अपने CPU में भी एक क्लॉक होती है, उस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी आपका कंप्यूटर भी उतना ही फास्ट होगा। इसको मेजर करते हैं मेगाहर्ट्ज में। आपने सुना होगा कि ये CPU 1 गीगाहर्ट्ज का है, आपके फ़ोन के अंदर जो CPU है वो 2 गीगाहर्ट्ज का है। तो अभी जो बेसिक स्टैंडर्ड है, मतलब इस वक्त तक अभी 5 से 6 गीगाहर्ट्ज तक के कंप्यूटर आ चुके हैं। पहले के टाइम पे 200 मेगाहर्ट्ज के भी आते थे। मैंने खुद एक 300 मेगाहर्ट्ज वाला कंप्यूटर यूज़ करा है। तो इस प्रकार से एवोल्यूशन होता जा रहा है। फिर अपन आते हैं प्राइमरी स्टोरेज पे। अब अलग अलग जगह इसको अलग अलग कहते हैं। यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज का मतलब है कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी CPU के अंदर ही होती है। अगर आपने कभी PC बिल्ड कराया होगा तो आपके CPU के साथ ही लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर 4 MB की या 3 MB की कैश मेमोरी है। अब ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है कि कैश मेमोरी इतनी कम क्यों है, जबकि आपकी हार्ड डिस्क में तो 6-7 TB हो सकती है, इसमें 1-2 MB क्यों? क्योंकि जो कैश मेमोरी है बहुत ही फास्ट होती है। कैश मेमोरी जो है CPU से डायरेक्टली, मतलब CPU के अंदर ही इम्बेडेड होती है और इसको फास्ट ऑपरेशंस करना पड़ता है। इसके लिए कैश मेमोरी बहुत ही फास्ट होती है और जितना फास्ट मेमोरी होती है उतनी ही वो एक्सपेंसिव भी होती है। इसके लिए कैश मेमोरी 4 से 3 MB तक होती है। कैश मेमोरी का यूज़ है टू इनपुट स्टोरेज डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। फिर आउटपुट जो होगा उसको स्टोर करने के लिए। प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ बार बार आइटरेट हो रही है, जैसे कि आप बार बार कोई प्रोग्राम खोलते हो, तो उस प्रोग्राम को स्टोर करते हैं कैश में ताकि जल्दी से आपका प्रोग्राम ओपन हो जाए। ठीक है, ये था कैश मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज। सबसे पहले आता है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो सॉफ्टवेयर जो आपका डेटा है वो सबसे पहले डालता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी से आपका डेटा है वो प्रोसेस होकर आपको मिलता है। थोड़ा फास्ट हो गया, बहुत रैप बन जाता है ये। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो सॉफ्टवेयर आपका डेटा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले रैम में कॉपी करता है। रैम में कॉपी इसलिए करता है क्योंकि रैम से CPU तक का डिस्टेंस कम होता है, तो आपका जो डेटा है वो जल्दी प्रोसेस हो। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसमें आप राइट नहीं कर सकते, बस उसको आप रीड कर सकते हो बार बार। तो जो आपको बायोस होता है वो एक रोम है। जो आपकी पहले CDs आती थी वो भी CD रोम, वो भी यही रोम था। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो भी स्टोरेज डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो वो फिलहाल सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी, CD, DVD, पेन ड्राइव, SSD वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो सस्ता होता है प्राइमरी स्टोरेज से। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि रैम की प्राइस जो है ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क से। उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 1 बिट कितने बाइट का होता है या 1 MB में कितना KB होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप रेफर कर सकते हो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता हो। ये लाइन आपने सुनी होगी पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। पिछली वीडियो जो थी वो थी डॉस के बारे में। आप अगर चाहो डॉस समझना तो आप वीडियो को देख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना। ये सारा मैं पहले ही बोल चुका हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले होता है कंट्रोल प्रोग्राम्स और सर्विस प्रोग्राम्स। कंट्रोल प्रोग्राम मतलब कि जो आपके सिस्टम की सर्विसेज है, जैसे कि रिसोर्स एलोकेशन, जॉब मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। अब थ्योरेटिकली ये सभी दिया हुआ है, पर अगर आप चाहो तो मन से लिख सकते हो। ठीक है, वही बात है कि बुक में अलग दिया हुआ है, अपन रियल लाइफ में अलग देख रहे हैं। पर अगर अपने को पास होना है या फिर मार्क्स ज़्यादा लाना है तो अपने को बुक के हिसाब से लिखना पड़ता है। फिर सर्विस प्रोग्राम। सर्विस प्रोग्राम मतलब ऐसे प्रोग्राम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब जो आपका कंपाइलर होता है वो किसी लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल। फिर डिस्क एंड डिवाइस मैनेजर, कंट्रोल पैनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स रियल लाइफ में देखें तो 3 या 4 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक OS और लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में मैं थ्योरेटिकली 8 टाइप दिए थे मेरी बुक में जो मैंने रेफर की थी। सबसे पहला सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जो किसी सिंगल फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा हो। अब सिंगल प्रोग्राम मतलब जो आपका मॉल में यूज़ हो रहा है, वो एक ही उसका काम है जो कि बिलिंग करना, तो वो सिंगल प्रोग्राम में आप डाल सकते हो। फिर कॉन्करेंट प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन हो रहा हो ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि
एक ही पीसी में मल्टीपल यूजर्स उसको रन कर रहे हैं। जैसे कि आपका कंप्यूटर लैब होती है, वहाँ पे एक ही पीसी को मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है कि उसमें 2 से ज़्यादा सीपीयूज यूज होते हैं, इसके लिए इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने देखा होगा कि लाइव बूट करते हैं अपन किसी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि जो हैकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं लाइव बूटेबल पेन ड्राइव। अब जो लाइव बूटेबल पेन ड्राइव होती है, सिंगल एक पेन ड्राइव होती है, उसके द्वारा आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और के कंप्यूटर में बूट करके यूज़ कर सकते हो, तो वो होता है वर्चुअल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक मार्केट होता है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज होता है, वहाँ पे यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें जो चेंजेस है वो रियल टाइम में करना पड़ते हैं। फिर वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि आपने कभी लिनक्स इम्यूलेट करा आपके कंप्यूटर पे, मतलब आपके पास विंडोज़ पीसी है पर उसमें आप लिनक्स चला सकते हो, तो उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स या फिर WSL, ठीक है। तो उसके ऊपर भी वीडियो आ रही है बहुत ही जल्द। फिर जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अब यहाँ पे अपने जो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सब कुछ आ जाता है इसमें, मतलब विंडोज़ 10, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और लिनक्स के सारे डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स मिंट, उबुंटू, काली लिनक्स, लिनक्स पेपरमिंट और बहुत सारे और मैक OS, ठीक है। तो ये था यूनिट 1 के बारे में सब कुछ। इसके जो नोट्स है वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इतनी आसानी से तो नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 रिडायरेक्ट करेगा वो, क्योंकि मुझे भी ऐड दिखाना, ठीक है। तो आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यूनिट 1। यूनिट 2 भी बना देंगे, यूनिट 3 भी बना देंगे। आग लगा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप प्रेस कीजिएगा लाइक बटन। चलो पुरानी वीडियो का आउटरो लगाओ, चाहो तो सजेशंस कमेंट में बता सकते हो, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Until then, keep learning. Goodbye. Thanks. Love you. Forever.